नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके दी प्लेटफॉर्म बुक का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 आप सभी के सामने लेके हाजिर हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब एक अन अकेडमी की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी 27 फरवरी यानी कल एक गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो क्या आपने 27 फरवरी को होने वाला है अन अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल किया है? अगर नहीं किया है तो देर किस बात का, जाइए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इनरोल कीजिए। और जब आप इनरोल करें तो हमारा रेफरल कोड सारन 10 लगाना ना भूलें। देखिए, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको तो टेस्ट फ्री में ले ही रहा है, साथ ही साथ आपको धमाल ऑफर भी दे रहा है। ऑफर क्या मिल रहा है वो सब भी हम बताएंगे। टेस्ट जो है 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। अगर आप बैंक का तैयारी करते हैं तो सुबह 10 बजे देना है। एसएससी का तो शाम को दोपहर में 2 PM में। अगर आप रेलवे की तैयारी यानी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको शाम को 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इसके साथ आपको क्या मिल रहा है ये देखिए। अगर आपका रैंक 1 आ जाएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 से 6 के बीच में आएगा तो आपको एक स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपका रैंक 7 से 16 के बीच में आएगा तो आपको एयरपोर्ट्स मिलेगा। इसके साथ ही 300 विनर को 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है और 400 विनर को अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट में मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को देना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए। अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं अन अकेडमी से तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बस आपको सारन 10 कोड रेफरल कोड जो है सारन 10 आपको लगाना है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये सारा प्रश्न जो है मिक्स है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम सर्च करेंगे, जो जीके जीएस से रिलेटेड होगा हम वही करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन हमारा, ये 4 तक तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 हमको मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम करने वाले हैं। 7 कह रहा है द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अशोक चक्रवर्ती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये उद्घाटन जो है वाराणसी में किया गया था, केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो है ये आपका तेलंगाना स्टेट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर का निर्माण किस देश ने किया है? तो ये आपको इजराइल ने किया है। सी ब्रेकर का निर्माण इजराइल देश ने किया है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र क्या है, नहीं है। अब देखिए, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, आवेग संवेग, भार और बल। तो देखिए क्या होता है, समान नहीं है बोला जा रहा है। तो कार्य और ऊर्जा का तो समान होता है, भार और बल का भी समान होता है, आवेग संवेग का भी समान होता है, लेकिन बल एवं दाब का क्या होता है, अलग अलग होता है। बल का होता है ml2 mlt-2 होता है, जबकि दाब का आपका होता है ml-1 t-2 होता है। दाब का मात्रा क्या होता है, दाब मतलब होता है फोर्स बट्टा एरिया, ठीक है। आवेग और संवेग की बात की जाए तो इसका होता है ml-1। अगर भार तथा बल की बात की जाए तो इसका होता है ml-2, ठीक है। तो अलग क्या हो जाएगा, बल और दाब, बल एवं दाब। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा परास समान है तो प्रक्षेपण कोण क्या हो जाएगा? देखिए, प्रक्षेप की ऊंचाई जो होता है ये किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, h बराबर होता है u² sin² अल्फा बट्टा 2g
ठीक है। अगर प्रक्षेप का प्रास अगर देखा जाए तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बट्टा जी। ठीक है। अगर h बराबर आर कर दिया जाए, जब h बराबर आर कीजिएगा ना तो इसका एंगल जो होगा आपका 76 डिग्री आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखिए, जब हमारा h बराबर आर है, h बराबर आर है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे h का मान हो जाएगा यू स्क्वायर साइन अल्फा बट्टा 2g, और रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बट्टा जी, यही हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम काट पीट दें तो ये g से g कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, ये जाके उधर गुना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर साइन 2 अल्फ़ा का मतलब होता है, साइन 2 अल्फ़ा का देखा जाए तो ये आपका साइन 2 अल्फ़ा का मान होता है 2 साइन अल्फ़ा का अगर मान देखा जाए तो ये हो जाता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। लेकिन ये 2 जाके इधर गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो इधर साइन से साइन कट जाएगा, कॉस इधर आएगा तो टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। जब टेन अल्फ़ा बराबर 4 हो जाएगा तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स 4। टेन इन्वर्स 4 का मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स अल्फ़ा 4। तो यानी ये अल्फ़ा का मान यहाँ से हमारा 76 डिग्री आ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि अपरिवर्ती बल आघूर्ण किसी वस्तु पर लगाया जाए तो क्या होगा। जब अपरिवर्ती बल आघूर्ण किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वस्तु में कोणीय त्वरण हो जाता है। क्या हो जाता है, वस्तु में कोणीय त्वरण हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। टॉर्क बराबर अगर हम आई अल्फ़ा कर दें तो ये क्या होता है, आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है, अल्फ़ा कोणीय त्वरण होता है, जिन वस्तु में कोणीय त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो हुक का नियम प्रत्यास्थ सीमा के भीतर ही लागू होता है, गैस के समतापीय और रुद्धोष्म प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होते हैं, यंग का गुणांक विमयहीन होता है, या प्रतिबल एवं विकृत की गुना संचित ऊर्जा के बराबर होती है। तो हुक का नियम कहता है, हुक के नियम के अनुसार क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव उत्पन्न विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हुक का नियम कहते हैं। यानी कि प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होती है। तो हम कह सकते हैं हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा के भीतर ही लागू होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने। तो दोगुने आकार का बनने के लिए वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ रखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि m बराबर f बट्टा u माइनस एफ पर रख देंगे। अगर फोकस दूरी f 50 सेंटीमीटर है, अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए एक वस्तु उसके वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दुगने आकार के बने तो हम कह सकते हैं कि ये 2x बटा x बनेगा। तो f 50 है तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस 50। तो ये x से तो x कट गया 2, ये हो जाएगा 2u माइनस का 100 बराबर 50। तो 2u बराबर ये चला जाएगा उधर क्या नाम है 100 है, उधर जाके कितना हो जाएगा 150। यानी 2u का वैल्यू 150 तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1.5 अपवर्तनांक वाले लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो इसमें पानी की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। यानी कि पानी की फोकस दूरी हमको निकालना है। अब देखिए इस प्रश्न में देखा जाए तो हम एफ ए का वैल्यू कितना होगा, एफ ए का वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। म्यूजी की मान देखा जाए, म्यूजी यानी अपवर्तनांक, अगर म्यूजी का मान कितना है, यानी कि ये कह सकते हैं यहीं पे लिख देता हूँ म्यूजी का मान 4.3 है। पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो म्यू एफ का देखा जाए तो ये आपका 4/3 है। तो फॉर्मूला अगर हम लगा दें 1/FA बटा 1/FL से हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से FL/FA के मान क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा कि 1/FA बराबर 1/FL बराबर A म्यूजी माइनस 1/L म्यूजी माइनस, ये आपका L होगा। ठीक है,
यदि पानी का m, ये क्या हो जाएगा -1। अब देखिए ये FA बटा F0 करने के लिए हम FL बटा FA करने के लिए हम क्या करेंगे, A म्यू जी माइनस का 1 बटा ये कर जाएगा A म्यू जी बटा A म्यू एल माइनस का 1। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू आपको पुट क्या करना है, FL का वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको जो वैल्यू पता है FA का वैल्यू है 20। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब इधर हमको काटना पड़ेगा, तो कैसे काटें, ये रहा, रुकिए इधर हम काटते हैं 1 मिनट, और ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर लाते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है मैं आपको बता दूं। FL को FL रहने देते हैं, और नीचे क्या है 20 है, तो 20 ये आपका 1.5 माइनस का 1.5 माइनस का 1 बट्टा में अगर देखेंगे तो यहाँ 1.5 बट्टा 4 बट्टा 3 माइनस का 1। ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ये सॉल्व करेंगे। चलिए काट के देखते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ FL बट्टा 20 बराबर 1.5 माइनस 1 कर देंगे, 1.5 माइनस का 1 बट्टा में 1.5 बट्टा 4 बट्टा 3 माइनस का 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 बट्टा ये 3 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये 4.5 हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि 4.5 में से 4 जाएगा 0.5, और ये जो नीचे 3 था, ये नीचे 3 जो था ये ऊपर हो गया, ये 4 था, तो नीचे 4 था, तो ऊपर जाके 4 गुना में हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2, और ये 20 गुना हो जाएगा, 2 गुना 20 बटा 0.5। अब इसे 5 बनाएंगे तो ऊपर इसको 200 बना देंगे, तो 5 से कट जाएगा 40 बार में, और 40 दूना क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 38 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी। क्या होता है, V बराबर एन लेमडा होता है। V बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है। हमको क्या ध्वनि की तरंग की आवृत्ति निकालना है, यानी कि एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा V बट्टा लेमडा, यानी 80 सेंटीमीटर और 400 मीटर पर सेकेंड। 80 सेंटीमीटर है और ये 400 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना, वैल्यू भी कितना हो गया 40,000, तो यहाँ पे 40,000 बट्टा में आपका 80, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 8 5 40, यानी कि कितना हो जाएगा 500 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, बाद बाकी वो लोग आप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 हेतु राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत आंका गया था, तो ये आपका 6.8% आंका गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टेंट खाता खोलने हेतु LVB डिजिगो पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है, तो ये आपका लक्ष्मी विलास बैंक ने किया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो ये NIT पटना के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब मनाया जा रहा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि आपका कॉपर 2+ Z29 का न्यूनतम जो है अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका कॉपर 2+ Z29 का न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आर्गन 3D9 होता है। क्या होता है AR3D9, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि CaCO3 के 12 ग्राम से पूरी तरह क्रिया करने के लिए HCl की कितनी आवश्यकता होगी,
तो ये आपका HCl का 8.76 ग्राम आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध किस में उपस्थित नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और किसी परमाणु में जिसके लिए L बराबर 2 हो तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए L अगर 2 होता है तो उसके लिए 28 कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी तत्व के परमाणु का विन्यास 2 8 होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। तो तत्व भास्मिक ऑक्साइड बनाता है अगर 2 8 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट sp3 संस्करण के किस आकृति का अणु बनता है, तो sp3 में चतुष्फलकीय बनता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षार धातुओं का आकार क्या होता है, क्षार धातुओं का आकार बढ़ता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया, ये 6 प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल थे। निम्न में से वो प्रधानमंत्री कौन थे जिनके मंत्रिमंडल में ये शामिल नहीं थे, यानी कि ये PV नरसिंह राव जी के कार्यकाल में ये शामिल नहीं थे, बाकी इन सभी में शामिल थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है। तो थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण आपका बेकेलाइट जो होता है ये थर्मोसेटिंग का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संश्लेषित वैक्सीन कहलाती है, द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन जो होती है ये संश्लेषित वैक्सीन कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूत्र में RBC की उपस्थिति कहलाती है। तो मूत्र में RBC की जो उपस्थिति कहलाती है हेमेटूरिया कहलाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है। तो किस स्तनधारियों के मूत्र में क्या सुक्रोज जो होता है स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव एवं पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो अन्योन्य क्रिया को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटी सीरम में उपस्थित होते हैं। तो एंटी सीरम में क्या उपस्थित होते हैं, तो एंटीबॉडी उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और कॉकरोच के शीर्ष में स्थित अंतःकंकाल कहलाता है। तो कॉकरोच के शीर्ष में स्थित अंतःकंकाल जो होता है ये क्या कहलाता है, तो एपोडिम्स कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है। तो ये क्या माना जाता है, उड़ीसा जो है ये तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये आपका पटियाला में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा गया। ईडन गार्डन कलकत्ता में है। वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई नहीं है। ग्रीन पार्क कानपुर में, तो यही जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो काला पानी के नाम से कौन जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह था ये काला पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो शब्द टी जो है ये आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे जीन जो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। अगर केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं तो ये साइटोसोल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। RH कारक उपस्थित होते हैं। तो RH कारक कहाँ उपस्थित होते हैं, तो RH कारक जो होते हैं
ये आपका मनुष्य तथा रिसस बंदर में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो वयस्क में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो आपका क्या होता है? यकृत होता है, यकृत। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी जो है ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से अधिक डेटा का भंडार करती है? तो अधिक डेटा का भंडार कौन करता है? तो HVD जो होता है अधिक डेटा का भंडार करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। निर्वात ट्यूब संबंधित होता है। तो निर्वात ट्यूब जो होता है ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जो जनक हैं ये निकोलस एपोर्ट कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आगे वाला क्वेश्चन है। तो चलिए यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।